पॉइंट नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं, टू मार्क ऑफ द डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। पंक्चुएशन में जो कॉमे का इस्तेमाल यहाँ हम देखते हैं, जो कोटेशंस होती हैं ख़ास तौर पे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट के अंदर, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट में जो कोटेशंस, इसको कोटेशन कह लें या वो डायरेक्ट अल्फाज हैं किसी दूसरे बंदे के, बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए इस हिस्से को हम कॉमे से अलग करते हैं। इनके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास भी लगा देते हैं, नो डाउट। तो इस तरीके से, या दूसरा हमने फिक्रा देखा, ही सेड टू हिज डिसिपल्स वॉच एंड प्रे। एक्चुअल उसने अपने शागिर्दों से ये कहा था कि देखो और दुआ कीजिए, बाकी उसने कुछ नहीं कहा। ये तो दूसरे बंदे के अल्फाज हैं कि उसने अपने शागिर्दों से कहा, तो उसने जो कुछ कहा है अपने शागिर्दों से वो है हूबहू डायरेक्ट अल्फाज वो हैं। हमने इसको इनडायरेक्ट में जब तब्दील करते हैं तो वो दैट वगैरह लगाकर इन्वर्टेड कॉमास को उड़ा देते हैं, अगले हिस्से को पिछले हिस्से का ही हिस्सा बनाते हैं जब, तो फिर हम चेंजेस करते हैं कुछ, वरना डायरेक्ट स्पीच में कोई तब्दीली की ज़रूरत नहीं होती, जैसा कुछ कहा गया उसी तरह सामने आ जाता है। अच्छा, उसके बाद है गो देन। ये भी एक ये हिस्सा था जो डायरेक्ट स्पीच का। सेड द आंट, आंटी ने कहा है, एंड डांस डांस विंटर अवे, एंड डांस विंटर अवे। अच्छा ये देखें, ये भी उसने ये भी कहा है, गो देन आगे बढ़ो, ये भी उसी ने ही कहा है। ये हिस्सा सेड द आंट, आंट ने कहा, ये सेड आंट, आंट सेड अगर शुरू में करते तो हमने ऐसे कहना था, तो उसने कहना था आंट सेड गो देन एंड डांस विंटर अवे। तो ये हिस्सा जो है आंट सेड वाले हिस्से से अलग किया जाता है, तो इसको इन्वर्टेड कॉमास, इनके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास भी हैं और यहाँ कॉमा भी लगाया जाता है। तो कॉमे से ये जो उसके डायरेक्ट अल्फाज होंगे वो हम अलग करते हैं। तो इस तरीके से डायरेक्ट स्पीच के अंदर हम देखते हैं कि कॉमे का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है 12, बिफोर सर्टन कोऑर्डिनेट कंजक्शंस। कोऑर्डिनेट कंजक्शन, कोऑर्डिनेट कंजक्शन कहते हैं हम पल्ला जो कंजक्शन होते हैं। देखिए बिकॉज, सो दैट, ये कोऑर्डिनेट नहीं होते, ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। ये कि पिछली क्लास के ऊपर अगली क्लास के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन एंड होगा तो एंड पिछले और अगले से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। अब बट बाजू का थोड़ा सा मैच कर रहा होता है, लेकिन वो भी अलग सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लास के लिए यूज करते हैं हम लोग इसको। तो इस तरीके से बिफोर सर्टन कोऑर्डिनेट क्लास, सर्टन यानी चंद एक कोऑर्डिनेट क्लासेस होते हैं जिसमें मैंने कहा था कि एंड नहीं है, बट थोड़ा सा डिपेंड कर रहा होता है, वो पिछली बात के साथ डिपेंडेड होता है। तो बट के साथ आप कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, उसमें बट का इस्तेमाल ही उसने सिर्फ दिया है कि टू एक्ट दिस। जब आपको बट, एंड, सो, और, ओ आर ये आ जाए, ये ये कोऑर्डिनेट क्लासेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं कंजक्शन, और इन्हें कहा भी कोऑर्डिनेट कंजक्शन हो जाता है। तो यहाँ कॉमे की ज़रूरत नहीं होती इनके साथ, लेकिन बट जो है ये ख़ास तौर पे इसके साथ कॉमे की ज़रूरत पड़ती है। तो बट वाला यही फिक्रा अगर हम देखें तो वो कहता है कि एक्ट दस इज नॉट विजडम बट फुली, इस तरह का काम करोगे तो ये अक्लमंदी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। तो ये देखिए डिपेंड कर रहा है, लेकिन बट जो है ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये ऐसी क्लासेस के लिए यूज़ होता है जो पिछली पिछली के साथ होगी अलग, अगली अगले के साथ होती है। इनका दोनों का आपस में अलग अलग भी कर दें तो कोई ज़रूरत नहीं कि इनको मिलाने की, इनको मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से फिर हम देखते हैं कि डिपेंडेंट क्लासेस और इंडिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंट कोऑर्डिनेशन कंजक्शन और सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ये जो बट है, बट, आर, सो और एंड,
ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये आज़ाद क्लाज़ों के लिए होते हैं, ये क्लासेस जो आपस में डिपेंडेंट होती हैं इनके लिए नहीं। तो इनमें उसने कहा है कि सर्टन कोऑर्डिनेट कंजक्शन के लिए, ये जिसमें सिर्फ उसने बट निकाला है, बट को ये डिपेंड करता है पिछली क्लास के ऊपर। अच्छा, इसके साथ हम आगे 13वां पढ़ते हैं। 13वें वो क्या कहता है, टू सेपरेट फ्रॉम द वर्ब अ लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग सेंटेंस। अ लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग सेंटेंस। खराब हो जाएगा। सब्जेक्ट ओपनिंग सेंटेंस, मैं एक मिनट देखता हूँ, मैं करता हूँ सेट। ये टू सेपरेट फ्रॉम द वर्ब अ लॉन्ग ओपनिंग सेंटेंस। अच्छा, लॉन्ग ओपनिंग सेंटेंस, लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग सेंटेंस। एक होता है सब्जेक्ट जो शुरू में होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट अगर लंबा हो जाए, अब ही शी ये सिंगल वर्ड सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन बाद का सब्जेक्ट बहुत ज्यादा लंबा होता है, तो अगर वो कहता है कि वर्ब से अलग करने के लिए लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग सेंटेंस को, वो सेंटेंस की तरह का ही होता है, लेकिन वो सब्जेक्ट लॉन्ग सब्जेक्ट होता है, लेकिन इस हिस्से को वर्ब से, उसके वर्ब से अलग करने के लिए कैसे, द injustice of the sentence pronounced upon the great scientist and discoverer। ये एक सब्जेक्ट है यहाँ तक। बेइंसाफी का फिक्रा बोल देना, ऊपर अजीम साइंसदान और दरियाफ्त करने वाले के ऊपर, ये सारा सब्जेक्ट है यहाँ। इसको कहेंगे अ लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग सेंटेंस। आगे वर्ब शुरू होता है, इज नाउ एविडेंट टू अस ऑल। वो जो बेइंसाफी का फिक्रा बोला गया साइंसदान और दरियाफ्त करने वाले के ऊपर, तो वो अब वो कहता है कि हमारे लिए एक गवाही है हम सब के सामने, जैसा फिक्रा बोला गया था। तो इज नाउ एविडेंट, इज ये वर्ब है, इससे पीछे जो सारा के सारा सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसे सब्जेक्ट को अ लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग सेंटेंस कहते हैं। तो इस हिस्से को इस तरीके से, अगर सब्जेक्ट बहुत ज्यादा लंबा आ जाए, तो लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग अ सेंटेंस अगर हो, तो इस हिस्से को हम उसके वर्ब से अलग करने के लिए यूज करते हैं। तो ये नीचे भी देख सकते हैं, ऑल दैट वी एडमायर्ड एंड अडॉर्न्ड बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट इज obliterated और vanished। हम सब ने जो जिसकी तारीफ की कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीम है और शानदार है, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है। ये सारे का सारा जो है लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग सेंटेंस है। ऑल दैट वी एडमायर्ड एंड अडोर्न बिफोर एज ग्रेट एंड मैग्निफिसेंट। तो इज वेनिस्ड या ओब्लिटरेटेड ख़त्म करना के माने में हम यूज़ करते हैं। तो अच्छा, उसके बाद ये जो हिस्सा है, जो अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट लंबा आ जाता है और ओपनिंग सेंटेंस की शक्ल में, और लॉन्ग सब्जेक्ट ओपनिंग सेंटेंस की शक्ल में अगर हो, तो इस हिस्से को इसके वर्ब से अलग करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद है टू सेपरेट अ नाउन क्लास whether subject or object preceding the verb। टू सेपरेट अ नाउन क्लास, नाउन क्लास को अलग करने के लिए, नाउन क्लास जो नाउन की शक्ल, क्लास पूरी की पूरी क्लास हो, लेकिन नाउन की शक्ल में उसका अपना सब्जेक्ट हो। वेदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रीसीडिंग द वर्ब, चाहे वो कहता है कि
सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट वर्ब से पहले ही क्यों ना हो। टू सेपरेट अ नाउन क्लास को अलग करने के लिए वेदर द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रीसीडिंग द वर्ब से पहले ही क्यों ना हो, चाहे ऑब्जेक्ट भी बाज़ वक़्त पहले होता है। वट एवर इज राइट। ये जो है नाउन क्लास है, नाउन है, जो कुछ भी है वो ठीक है। टू सेपरेट अ नाउन क्लास ये वट एवर इज। अच्छा, हाउ वी आर एवर टू गेट देयर इज द क्वेश्चन। हम जहां वहां जैसे भी पहुंचे हैं, हाउ वी आर एवर टू गेट देयर इज द क्वेश्चन। इज द क्वेश्चन ये एक अलग क्लास है, जो पीछे वाला है कि पूरा का पूरा नाउन है और नाउन क्लास कहलाती है और इसका अपना सब्जेक्ट है। तो नाउन क्लास को अलग करने के लिए दूसरी क्लास के साथ अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं कि वो कहता है कि सेपरेट अ नाउन क्लास वेदर सब्जेक्ट। बाज़ का देखें कि ऑब्जेक्ट शुरू में भी आ जाता है, हाउ वी आर एवर टू गेट देयर, वट एवर इज। ये नाउन क्लास हैं, दोनों नाउन क्लासेस हैं और ये पूरे का पूरा ये सब्जेक्ट की शक्ल में होता है। नाउन क्लास वो होती है जो एक्चुअल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की शक्ल में आती है। नाउन होता भी या तो सब्जेक्ट की शक्ल में आता है या ऑब्जेक्ट की शक्ल में आता है। तो ये पूरी की पूरी फ्रेज की शक्ल में भी हो सकती है, क्लास की शक्ल में होता तो वो सब्जेक्ट ही है और नाउन का ताल्लुक सब्जेक्ट से होता है या ऑब्जेक्ट से होता है। नाउन क्लास का ताल्लुक भी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से होता है। तो इस तरीके से हम सब नाउन क्लास को अलग करने के लिए उसके दूसरे हिस्से से। उसके बाद है नंबर 15, टू सेपरेट अ क्लास दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन द मीनिंग बट इज कोऑर्डिनेट विद द प्रिंसिपल क्लास। वो कहता है टू सेपरेट अ क्लास को अलग करने के लिए दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग, लेकिन वो मानी देने की पाबंद नहीं है पिछली क्लास के साथ। तो वो हालांकि उस पिछली क्लास के साथ अपना मानी देने की पाबंद नहीं है, बट इज ए कोऑर्डिनेट विद प्रिंसिपल क्लास, लेकिन वो कोऑर्डिनेट हमपल्ला क्लास होती है। हमपल्ला उसके साथ दूसरी के साथ मानी नहीं देती, वो मेन क्लास की हमपल्ला होती है। हमपल्ला जो क्लास होती है वो दूसरी क्लास की पाबंद नहीं होती कि उसके साथ मानी दे, वो डिपेंडेंट नहीं होती उनके साथ, बिकॉज सो दैट ये चीजें नहीं लगी होती। वो बट वाली क्लास होती है। मैं एक मिनट निकाल देता हूँ। हाँ जी, आप देख सकते हैं इसको कि टू सेपरेट फ्रॉम द वर्ब, सॉरी ये 15वां चैप्टर, टू सेपरेट अ क्लास दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन द मीनिंग बट इज कोऑर्डिनेट, चाहे वो कोऑर्डिनेट क्लास ही क्यों ना हो दस प्रिंसिपल क्लास के साथ। जो प्रिंसिपल क्लास और जो दो प्रिंसिपल क्लासेस हों वो एक दूसरे की हमपल्ला होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती, ये अलग अलग होती हैं। तो लेकिन सेपरेट क्लास, टू सेपरेट द क्लास दैट इज नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन द मीनिंग, तो किस तरीके से अम्पल्ला क्लासेस को हम आमतौर पे सिर्फ कंजक्शन लगा दिया जाता है तो कॉमा नहीं यूज होता। सबऑर्डिनेट क्लासेस के साथ हमें कॉमे का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो यहाँ वो कहता है कि सेलर्स वो आर जनरली सुपरस्टिशियस, वो मल्लाह जो आमतौर पे तो हम माती होते हैं, वो मल्लाह जो आमतौर पे तो हम माती होते हैं, से इट इज अनलकी टू एम्बार्क ऑन अ फ्राइडे। वो कहते हैं कि ये बुरा दिन है हमारे लिए जो जुमे का दिन है।
अच्छा, ये हिंदुओं और उनका है, हमारे लिए तो जुमा बहुत मुबारक दिन है, हम तो करते ही सारे काम जुमे वाले दिन है। तो ये जो क्लास है वो आर जनरली सुपरस्टिशियस, ये कि इस क्लास को ये नॉट रिस्ट्रिक्टिव इन अ मीनिंग, ये उसके साथ डिपेंडेंट नहीं है। आप ये इसके पाबंद नहीं है कि उसका दूसरी क्लास के साथ ये अपना मान ही दे, पाबंदी करें। लेकिन ये अलग होती हैं। तो इस हिस्से को, ये जो क्लास ही डिफरेंट है, ये पाबंद नहीं है पिछले उस हिस्से का मतलब देने के लिए। सेलर्स who are generally superstitious say it is unlucky to embark on the Friday। तो ये जो who are generally superstitious, ये देखें, ये हिस्सा जो है ये पाबंद नहीं है कि पिछले सेलर के साथ इसको जोड़ा जाए या अगले हिस्से के साथ इसको जोड़ा जाए। और जो पाबंद ना हो इसे, ऐसी क्लास को वो कहता है कि ये हम पल्ला है, हालांकि कोऑर्डिनेट है। ये मेन क्लास है। सेलर्स से इट इज अनलकी टू एम्बार्क ऑन अ फ्राइडे, कि ये बदकिस्मत होता है उनके लिए जो जुमे का दिन। तो ये क्लास के अंदर ये चीज डाली गई है, लेकिन वो ऐसी क्लास को कोऑर्डिनेट क्लास कह रहा है। तो ऐसी क्लास को जो दरमियान में डाली जाती है, लेकिन होती कोऑर्डिनेट क्लास है प्रिंसिपल क्लास की। तो ऐसी क्लास को अलग करने के लिए हम कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है व्हेन द एडजेक्टिव क्लास इज रिस्ट्रिक्टिव इन द मीनिंग, द कॉमा शुड नॉट बी अप्लाइड। अगर वो कहता है कि व्हेन द एडजेक्टिव क्लास इज रिस्ट्रिक्टिव इन द मीनिंग, एडजेक्टिव क्लास है लेकिन मानी देने की पाबंद है मेन क्लास के अंदर साथ जुड़कर, तो कॉमा शुड नॉट बी अप्लाइड। फिर कॉमा वो कहता है ना लगाएं। अगर वो मानी दे रही है, वो जुड़ गई है पिछली क्लास के साथ, प्रिंसिपल क्लास के साथ वो जुड़ गई है, मानी दे रही है, तो फिर ना लगाएं। अगर वो मानी उसके साथ नहीं दे रही, रिस्ट्रिक्टेड नॉट रिस्ट्रिक्टेड गिविंग द मीनिंग, तो फिर कॉमा लगाएं। अगर वो मानी दे रही है, दोनों दो आपस में मिल गए हैं, तो फिर जरूरत नहीं है कॉमा लगाने की। कैसे? दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। ये वो घर है जिसे जैक ने बनाया। दैट जैक बिल्ट, ये एडजेक्टिव क्लॉजेस हैं। अच्छा देखिए, ये मिल जाती है, ये दोनों आपस में मीनिंग दे रही हैं, आपस में जुड़ गई हैं। देखिए, दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट, ये वो घर है जिसे जैक ने बनाया था। दैट जैक बिल्ट, तो ये जो अगला ये हिस्सा एक्चुअल एडजेक्टिव क्लास है। एडजेक्टिव क्लास वो होती है जो वजाहत कर रही होती है पिछली चीज की। दैट जैक बिल्ट, ये हाउस की वजाहत कर रहा है, दैट जैक बिल्ट। तो दैट जैक बिल्ट एक्चुअल एडजेक्टिव क्लास, ये एडजेक्टिव है, इसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैक बिल्ड हाउस, ऐसे हम इसका एडजेक्टिव बनाते हैं, जैक बिल्ट हाउस। हाँ हाँ, देखिए ना, नहीं फिर भी देखें, वो अगला हिस्सा जो है इसी के साथ मैच कर रहा है। वो कहता है कि मानी उस पिछली क्लास के साथ दे रही है, अलग मीनिंग नहीं दे रही। पाबंद नहीं है कि वो उसके, ये पाबंद है पिछले का मानी देने के लिए। अगर पाबंद हो तो फिर जरूरत नहीं है कॉमे की। दैट ना भी हो, वो अगला हिस्सा फिर भी उसके साथ मिल रहा है। देखिए, दिस इज द हाउस जैक बिल्ट, एक ही बात है। दैट जैक बिल्ट, ये भी एक ही बात है। हाँ शाबाश, कोई और को क्वेश्चन करें, आज क्वेश्चन नहीं आ रहे आप लोगों के। अच्छा, ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है दैट जैक बिल्ट। मैंने कहा कि इसका एडजेक्टिव आप बना सकते हैं किस तरीके से? जैक बिल्ट हाउस, ऐसे ही है ना। लेकिन अब ये क्लास है क्योंकि इसका अपना सब्जेक्ट है, दैट की शक्ल में उसका सब्जेक्ट अपना आ गया।
तो अगर वो कहता है कि पिछले के साथ अगले क्लास मीनिंग देर पाबंद हो कि वो पिछले का मानी दे रही हो, तो फिर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं। अगर वो अलग होती नजर आ रही है तो फिर आप उसको जाहिर करेंगे कि ये अलग है, इसका ये पाबंद नहीं है इसका मानी देने की, दे रही होती है लेकिन पाबंद नहीं है, उसको निकाल भी दें तो उसका कोई जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा, एक और मिसाल दें हैं, द लॉर्ड इज निफ अप टू देम दैट आर ऑफ अ ब्रोकन हार्ट। आप देखिए देम जो है ये नाउन है ऑब्जेक्ट की शक्ल में, या इसको प्रोनाउन कहते हैं। दैट आर ऑफ द ब्रोकन हार्ट, जो टूटे दिल वाले होते हैं, खुदा उनके करीब होता है। अच्छा, देम का ऑब्जेक्ट क्या है? दैट आर ऑफ ब्रोकन हार्ट, ये इसकी क्लास है जिसको एडजेक्टिव कहते हैं। इसका एडजेक्टिव बना लें आप। देम का ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे? ब्रोकन हार्ट पीपल, देम दैट आर ऑफ ब्रोकन हार्ट। ये इस हिस्से का जो मानी बनता है, मैं एक मिनट निकालता हूं बच्चे। हाँ, यहां देखें, देखिए देम दैट आर ऑफ द ब्रोकन हार्ट, ये देम जो है नाउन है, ऑब्जेक्ट की शक्ल में है या जैसे भी प्रोनाउन की शक्ल में, ये एक्चुअल नाउन है, ऑब्जेक्ट है। अच्छा, दैट आर ऑफ अ ब्रोकन हार्ट, देम दैट आर ऑफ ब्रोकन हार्ट, इसका आप ऑब्जेक्टिव बना लें। कैसे बनाएंगे? और इसको नाउन बना लें। तो देम से बुरा तो लोग है ना, तो लोगों का पीछे वाला जो ब्रोकन हार्ट पीपल, इसकी उसने क्लास कैसे बना ली? तो लॉर्ड इज निफ अप टू देम, खुदा उनके करीब होता है। दैट आर, देम से फिर दैट आर जो वजाहत कर रहे होते हैं ना पिछली चीज की। देम कौन है? दैट आर ब्रोकन हार्ट। तो क्योंकि अगला हिस्सा जो है पिछले के साथ पाबंद है, अगला हिस्सा एडजेक्टिव क्लास जो पाबंद है पिछले का मानी देने के लिए, अगर वो रिस्ट्रिक्टिव है, क्लॉज इज रिस्ट्रिक्टिव इन द मीनिंग, तो फिर आपने कॉमा वो कहता है नहीं लगाना। वो जब दोनों मानी दे रहे, अगर वो अलग मानी दे रही हो उसको निकाल दें क्लास को, वो पाबंद नहीं है कि उसके साथ मैच कर जाए, उसमें जड़ें पकड़ जाए, तो फिर कॉमा लगाएं, वरना कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और मिसाल देखते हैं। द इकोज ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म ये नाउन है। अच्छा, आगे जो नाउन के साथ उसकी वजाहत के लिए जो वर्ड बोले जाते हैं, वो चाहे वर्ड हो तो फिर ये एडजेक्टिव होता है, लेकिन क्लास जो फ्रेज होता है वो बाद में आता है किसी भी नाउन के। ऐसे ही है ना, स्टॉर्म के बाद स्टॉर्म की वजाहत क्या है? विच वाज देन रेज्ड स्टिल हेयर ग्रम्बलिंग अराउंड मी, विच वाज देन रेज्ड, जो उस वक्त उठा था। आई स्टिल हेयर, मेरे कानों में अभी भी गूंजती हैं। ग्रम्बलिंग अराउंड मी, वो आवाजें मेरे कानों में अभी भी गूंजती हैं। अच्छा बच्चे देखो कि इसका मैं ये आपको साथ साथ वो ये क्लास भी समझा रहा हूँ। द इकोज ऑफ द स्टॉर्म, स्टॉर्म या नाउन है, इसको निकाल लें। विच वाज देन रेज्ड। अच्छा, इसका एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? शाबाश, अगर एडजेक्टिव बनाओ, ये तो क्लास है ना, विच वाज ये बाद में आती है। किसी भी नाउन के जो एडजेक्टिव होता है, अगर फ्रेज और क्लास की शक्ल में हो तो बाद में आता है, अगर ये एडजेक्टिव की शक्ल में हो तो पहले आता है। एट्रीब्यूटिवली अगर आ रहा हो, एट्रीब्यूटिव कहते पहले आना, प्रेडिकेटिवली अगर आए तो वो बाद में आता है। क्लास और नाउन की शक्ल में जो एडजेक्टिव है किसी भी नाउन का, वो बाद में होता है। अच्छा, इसका मैं एडजेक्टिव बनाऊं। द इकोज ऑफ द स्टॉर्म क्या है? विच वाज देन रेज्ड, विच वाज देन रेज्ड, तो रेज्ड स्टॉर्म एडजेक्टिव बना लिया मैंने, रेज्ड स्टॉर्म। मैं पूरा फिक्रा कैसे इसका मैं क्लास को खत्म करके इसका एडजेक्टिव बना के दिखा रहा हूं आपको। द इकोज ऑफ रेज स्टॉर्म, इकोज ऑफ द रेज स्टॉर्म, स्टिल हेयर स्टिल कहता है कि आई स्टिल हेयर ग्रम्बलिंग अराउंड मी,
तो which was then raised, which was then raised, ये हिस्सा जो है ये एडजेक्टिव क्लास का है। वो कहता है कि ये पाबंद है पिछले का मानी देने के लिए। तो कौन सा तूफान जो उठा था, वो कहता है ये पाबंद है। हालांकि इसको लगता है, ये फिक्रे में ऐसे लगता है कि इस which was then raised, इसको निकाल भी दें तो लगता है कि आप उसकी निकल सकता है ये हिस्सा। आप लोग देख सकते हैं द इकोज ऑफ द स्टॉर्म, आप देखें इस हिस्से को निकाल दें। इको ऑफ द स्टॉर्म आई स्टिल हेयर ग्रम्बलिंग अराउंड मी, वो मेरे कानों में अभी भी गूंजती हैं तूफान की। लेकिन विच वाज देन रेज्ड, ये पाबंद है उसका मानी देने के लिए, वो जो उस वक्त उठा था। अच्छा, एक और मिसाल देखते हैं शाबाश, जो पाबंद है, जो एडजेक्टिव क्लॉज हो और पाबंद हो पिछले की मेन क्लास के साथ मीनिंग देने की, उसको हम कैसे अलग करते हैं। द डिज़ाइन वाज डिसअप्रूव्ड बाय एवरीवन। अच्छा, जो डिज़ाइन है वो हर बंदे ने नापसंद किया, नापसंद किया। जो डिज़ाइन हर बंदे ने नापसंद किया, उसको हम देखते हैं कि द डिज़ाइन वाज डिसअप्रूव। ये छोटे लड़े जा रहे हैं। द डिज़ाइन वाज डिसअप्रूव्ड बाय एवरीवन। अच्छा, देखें कि यहाँ हमने देखना है कि क्लास एडजेक्टिव क्लास कौन सी है। एवरीवन के बाद का हिस्सा जितना भी होगा वो एडजेक्टिव क्लास। हुज जजमेंट वाज इंटाइटल्ड टू रिस्पेक्ट, जिनकी समझ बूझ को इज्जत दी जाती है। एवरीवन क्या है? एवरीवन जो है ये जो नाउन है एवरीवन, और इसके आगे वाला हिस्सा सारे का सारा एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव क्लास कहलाएगी, इसकी वजह क्या है कि क्योंकि ये सब्जेक्ट इसका अपना मौजूद है, तो ये मानी देने की पाबंद है पिछले मानी के अंदर। अगर वो एडजेक्टिव क्लास हो और मानी देने की पाबंद हो तो फिर हमें कॉमा नहीं लगाना होता। द डिज़ाइन वाज डिसअप्रूव्ड बाय एवरीवन, वो नमूना हर बंदे ने नापसंद किया। अच्छा, एवरीवन से आगे का हिस्सा देखें कि सारे ये एडजेक्टिव क्लास है और ये इज रिस्ट्रिक्टिव इन द मीनिंग। ये पाबंद है, ये जुड़ी हुई है मानी के अंदर जो पिछले हिस्से की। अच्छा, हुज जजमेंट वाज इंटाइटल्ड टू रिस्पेक्ट, जिसकी समझ बूझ को इज्जत दी जाती है। तो ये एवरीवन से मुराद ये है कि जो वेल रिस्पेक्टेड जजमेंट पीपल, तो उसको ये एवरीवन ये नाउन होगा। तो इसका आगे जो अगला हिस्सा है वो इन्हीं लोगों की तारीफ में कहा गया है, जिनकी इज्जत होती है, जजमेंट, जिनके अंदाजे बहुत अच्छे होते हैं। गुड जजमेंट पीपल, तो या गुड जजमेंट मैन, एवरी मैन गुड जजमेंट मैन, इसका एडजेक्टिव मैंने बना के दिखाया है आपको। तो हुज जजमेंट वाज इंटाइटल्ड टू, तो ये जो हिस्सा है पीछे एवरीवन का पाबंद है, तो ऐसे हिस्से को हम एडजेक्टिव क्लास कहते हैं और ये पाबंद है, लिहाजा हम कॉमा यहाँ यूज नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद है लास्ट पॉइंट है कॉमे का, टू सेपरेट एंड एडवर्बियल क्लास फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल क्लास। अब एडवर्बियल क्लास, एडवर्बियल एडवर्ब देखना है, अब शक्ल इसकी एडवर्बियल हो जाएगी फिर। अच्छा, एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब का आपको पता है कि जो कल भी एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि सर एडवर्ब क्या होता है, जो उसको मैंने आपको बताया था कि वो नाउन की जो है प्लेस की शक्ल में होते हैं, टाइम की शक्ल में होते हैं, फ्रीक्वेंसी
हाँ, एल वाई वाला, बिल्कुल बिल्कुल, एल वाई वाला जो वर्ड होता है मोस्टली, ये एक किस्म है जो एल वाई वाली। इसके बाद भी 7 किस्में होती हैं, ये तो एक किस्म है। ये एडजेक्टिव से बनते हैं, एडजेक्टिव से जो बनाते हैं जिनके साथ एल वाई लगा दें, जैसे कि स्लो से स्लोली, ब्रेव से ब्रेवली, पोलाइट से पोलाइटली, ये अंदाज होता है ना। तो क्योंकि हाँ, पोलाइट पोलाइट एक बंदे के नाउन के साथ जुड़ जाती है बात, पोलाइट मैन। अच्छा, जब वो मैन कोई काम करता है, ही इज अ पोलाइट मैन, ही स्पीक्स, फिर वो स्पीक्स, उसकी स्पीकिंग कैसी होती है, पोलाइटली। ठीक है ना, आप पोलाइटली मैन नहीं कह सकते, ठीक है ना। उसके काम को जब मॉडिफाई करना होता है तो फिर एडवर्ब का यूज करते हैं। वर्ब, एडवर्ब, जो वर्ब के साथ एडवर्ब जुड़ा होता है और नाउन के साथ एडजेक्टिव जुड़ा होता है। अब देखें, किस एक मैं और मिसाल देता हूं। ब्रेव मैन, ही वर्क्स ब्रेवली, वर्क्स उसका ब्रेवली होता है, उसका अंदाज, काम करने का अंदाज कैसा है। अब ब्रेवली मैन कहेंगे तो गलत बात, वो काम कैसा करता है, उसका ताल्लुक उसके काम से, उसका एक्शन कैसा है, ब्रेवली है। तो ऐसे वर्ड जो होते हैं, हाँ, उनके साथ जो है ना, ऐसे ये एडजेक्टिव की, एडवर्ब की एक किस्म है जिसको एडवर्ब ऑफ मैनर कहा जाता है। तो वो जो है बनाई जाती है एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव के साथ एल लगा दें, एडवर्ब बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, हाँ, तो प्लेस और टाइम, हाँ देखें, गुड और वेल दोनों देखें, इनमें भी है। वेल जो है एडवर्ब होता है और गुड जो है वो एडजेक्टिव होता है। आप दोनों का यूज देखें, मैं आपको मिसाल देता हूँ। ही इज अ गुड मैन, ही वर्क्स वेल। आप ये नहीं कह सकते ही इज अ वेल मैन, ही वर्क्स गुड, ये गलत बात। एडजेक्टिव को आपने नाउन के साथ जोड़ना है और उसका जो किया गया काम होता है उसको, उसके साथ आपने एडवर्ब का यूज करना है। ठीक हो गया। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं कि नाउ कम टू द एडवर्बियल क्लास। अब इसका एडवर्ब मैंने आपको समझाया है। इन द रूम, ये प्लेस है। ही इज सिटिंग इन द रूम, कहाँ बैठा हुआ है, इन द रूम, कमरे के अंदर। अच्छा, इस तरीके से ही वर्क्स एट 4 o'clock, 4 बजे काम करता है। काम करना उसका, उसको हमने वजाहत करना है, वो बंदे के साथ इसका ताल्लुक नहीं है टाइम का, उसके काम, काम कब कर रहा है। ठीक है, ऐसी चीज को एडवर्ब कहते हैं। अब एडवर्बियल क्लास को वो कहता है कि मेन क्लास से अलग करने के लिए एडजेक्टिव नहीं चेंज होता। एडजेक्टिव क्लास उसने कहा है कि वो तब्दील नहीं होती। तो नाउन क्लास और एडवर्ब क्लास ये दोनों अलग होती हैं। नाउन क्लास हमने देखी पीछे, इससे पीछे, फिर हमने एडजेक्टिव को देखा। एडजेक्टिव को कोई रिस्ट्रिक्टेड है, मीनिंग देने की पाबंद होता है, उसके बाद वो उसकी वजाहत नहीं की जा सकती, तो उसको आप कॉमे से अलग नहीं करते, वरना क्लासेस जो भी आ जाएं सिवाय एडजेक्टिव क्लास के वो आपने अलग करनी होती हैं कॉमे के साथ। अच्छा, टू सेपरेट एडवर्बियल क्लास फ्रॉम इट्स प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास से एडवर्बियल क्लास को अलग करने के लिए, व्हेन आई वाज अ बैचलर, ये टाइम है, ये सारे के सारे बैचलर नहीं कह रहा वो, टाइम जब था जवानी का। आई लिव्ड बाय माई सेल्फ, मैं फिर अकेला था, मैं अपनी जात में ही रहता था, अपने आप में रहता था। ठीक है ना बच्चे, ये टाइम है। व्हेन आई वाज अ बैचलर, बैचलर क्या है, ये टाइम है, ये एडवर्ब है। तो आई लिव्ड माई सेल्फ इन इन माई बैचलर टाइम, इन माई बैचलर टाइम। तो क्योंकि इन माई बैचलर टाइम ये है एडजेक्टिव नहीं, ये एडवर्ब है लेकिन फ्रेज की शक्ल में मैंने दे दिया, यहाँ उसने दे दिया इसको एडजेक्टिव की क्लास की शक्ल में, क्योंकि इसने अपना उसका सब्जेक्ट बना दिया। व्हेन आई वाज अ बैचलर,
तो ये जो क्लास होती है, एडवर्बियल क्लास जो होती है, वो मेन क्लास है। मेन क्लास ये है, आई लिव्ड बाय माई सेल्फ, मैं अपनी जात में रहता था। अच्छा, व्हेन आई वाज अ बैचलर, ये टाइम है, वो रहता अपनी जात में कब था? जब वो बैचलर था। इफ द वुडेस्ट बी हैप्पी, सीक टू प्लीज, चाहे खुश भी हो तो फिर भी खुशी को तलाश करें। अच्छा, इस तरह की जो एडवर्ब क्लास होती है मेन क्लास से अलग करने के लिए, नाउन क्लास को भी अलग करने के लिए होता है, लेकिन सिवाय एडजेक्टिव क्लास के जो मीन एक्चुअल पाबंद होती है उस पिछली क्लास के मानी देने में, उसको आप कॉमे से अलग नहीं करते, बाकी सब क्लास को आपस में अलग किया जाता है। ये एडवर्ब क्लास की कुछ थोड़ी सी वो उसने वजाहत की है। व्हेन द एडवर्बियल क्लास फॉलोज द प्रिंसिपल क्लास, द कॉमा इज फ्रीक्वेंटली ओमिटेड। ये वही बात आ गई, अगर फॉलो कर रही हो, अगर रिस्ट्रिक्टेड हो। एडवर्बियल क्लास का भी उसने कह दिया कि अगर फॉलोज द प्रिंसिपल क्लास को फॉलो कर रही है तो कॉमा फ्रीक्वेंट, अक्सर वो उड़ा दिया जाता है कॉमा। तो सीक टू प्लीज इफ thou wouldn't be happy। तो अगले क्लास अगर पिछली की क्लास के साथ बिल्कुल जुड़ रही है, मानी दे रही है, पाबंद है, तो क्योंकि उसने कहा है सीक टू प्लीज, फिर तलाश करें खुशी। देखिए, फिर अगली क्लास पिछली पे डिपेंडेड हो गई। अगर देखें पिछले हिस्से में सीक टू प्लीज, खुशी को तलाश करें, ये अलग हो रहा है, पिछली के साथ डिपेंड नहीं कर रही। अगर डिपेंडेड हो जाए, फॉलो कर रही हो, पाबंद हो जाए पिछली क्लास की, इफ वाली क्लास हमेशा एडवर्ब होता है। टाइम, जैसा कि व्हेन, ये भी क्लास आपको एडवर्ब होता है, ये एडवर्ब कहलाएगा। एज, सो, ये जितनी इफ वाली क्लासेस जो होती हैं सारी की सारी एडवर्ब कहलाता है, ये उसके काम की पाबंदी। तो अगर फॉलो कर रही हो तो फिर कॉमा नहीं लगाना, वरना कॉमा लगाया जाता है। मकसद ये है कि एक क्लास दूसरी को की पाबंद हो जाए, मानी देने की, अलग निकल रही हो, उसका कोई ताल्लुक नहीं हो, अलग अलग हो रही है, तो फिर कॉमा लगाया जाता है। अगर वो अलग अलग नहीं हो रही, एक इसकी फॉलो, इसकी जो है ना पाबंद हो रही है पिछले मानी देने की, तो फिर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं होती। तो ये था भाई द यूज ऑफ कॉमा। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से कल को पढ़ के आना है। आगे पढ़ लें, नया टॉपिक शुरू कर लें बच्चों। ये ना भाई आप लोगों ने तैयार करके आना, कल मैंने ना लाजमी सुनना है। मैं किसी को भी मुझे जो सामने नजर आ रहा होगा तो उसको मैं कह के पूछ सकता हूँ। तो कम अज कम भी हर बच्चे ने 7-8 पॉइंट जुबानी बताने हैं, 7-8 कम अज कम। कल से मुराद जो अभी नेक्स्ट होगी। हाँ, हाँ, मैं कर दूंगा। ठीक है, ठीक। पिछली मिल गई थी। हाँ, चलो शाबाश, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज।